और उसकी पत्नी और उसके 2 बच्चों के साथ रहता। तो रेखा, खेत पर काम करने के लिए जा रहा हूँ, मेरा खाना लाकर पहुँचा देना। खेत में मैं वहीं खाना खाऊंगा, क्योंकि घर में खाना खाने लगता हूँ तो लेट हो जाता है। इसीलिए घर में बच्चों को खाना खिला देना और टिफिन में मुझे पहुँचा देना। ठीक है जी, जाइए। अब हम खाना बनाकर बच्चों को खिलाकर आपको खाना पहुँचा देंगे। आप मत आइएगा बार। हम खाना बनाकर बच्चों को खिलाकर आपको खाना पहुँचा देंगे। आप मत आइएगा बार बार। पैदल आते जाते हैं, थक जा। हरिदास की पत्नी रेखा बहुत होशियार और पढ़ी लिखी हुई थी, फिर भी उसे गरीबी में उसकी सब पढ़ाई लिखाई बेकार हो गई। हरिदास को इस बात का गम था कि रेखा पढ़ी लिखी होने के बाद भी पैसा न होने की वजह से नौकरी नहीं कर पाई, नहीं तो रेखा को ये दिन ना देखना पड़ता। फिर रेखा खाना बनाने चली जाती है। बच्चे छोटे छोटे थे, दोनों बच्चे खेल रहे होते हैं। रेखा खाना बनाने लगती है, हरिदास खेत में काम कर रहा होता है। तभी धनी सेठ पहुंचता है। क्या रे हरिदास, क्या हो रहा है? धीरे धीरे काम करता है, तभी काम नहीं हो पाता है तो दिन बिताता क्या है? ऐसे में तो दिन बीत जाएगा, फिर भी काम कभी समाप्त नहीं होगा। कर तो रहा हूँ सेठ जी, अब काम ऐसा ही अब काम ऐसा ही होगा, क्योंकि इस काम में ज्यादा मेहनत लगती है। इतने बड़े खेत में अकेले मेहनत करता। हरिदास बेचारा दिन भर अपने ही खेत में मेहनत करता है, क्योंकि एक बार ऐसे ही जब हरिदास का खेत था, तब क्यों ना इस बार हम मूंग की खेती करें, क्योंकि मूंग की खेती में ज्यादा मुनाफा होता है, उसमें मेहनत भी कम लगती है। इसीलिए इस बार ही ना मूंग की खेती करें। ठीक है जी, कर लीजिए। वैसे भी धान की बुआई करने से कुछ फायदा नहीं होता रे, इस बार मूंग की ही खेती करके देख लीजिए। धनीपाल की पत्नी सुमन मान जाती है और इस बार हरिदास वैसा ही करता है। सीजन में बारिश हुई, खेत में हरिदास मेहनत से काम करता है और फसल तैयार हो जाती है। पर शायद भगवान को कुछ और ही मंजूर था। रेखा, इस बार फसल बढ़िया तैयार हुई है, लगता है इस बार बढ़िया मुनाफा होगा, लगता है इस बार हमारी परेशानी दूर हो जाएगी। अगर भगवान ने चाहा तो चलो मैं खेत की तरफ जा रहा हूँ, नहीं तो गाय पूरा फसल बर्बाद कर देंगी। हरिदास का रोज का यही काम हो गया था, खेत आना और गाय से मुंह की रक्षा करना। हरिदास तो मवेशियों से मुंह की रक्षा कर लेता है, लेकिन सृष्टि से नहीं कर पाता है। ऐसे ही एक दिन अचानक मौसम खराब हो गया और बारिश होने लगी। हरिदास का घर भी बहुत मजबूत नहीं था। घर में बीवी बच्चे सब थे और हरिदास भी खेत से घर की ओर जा रहा था। बरसात में भीगते हुए हरिदास घर पहुंचता है तो ठंड से कांपने लगता है। 4 दिन तक बारिश लगातार होती रही, जिससे मूंग की फसल बर्बाद हो गई। अब हरिदास बेचारा क्या करता? खेत में आकर देखता है और साथ में रेखा भी जाती है। रेखा, सारी फसल तो बर्बाद हो गई, अब क्या करेंगे? हम तो कंगाल हो गए, हमारे पास कुछ नहीं बचा। क्या बच्चे खाएंगे, क्या हम लोग खाएंगे? जो भी पैसा था तो हमने इस मूंग की फसल में लगा दिया, अब क्या करेंगे? हे राम, मेरा तो सब लुट गया। क्या करें जी, होनी को कौन टाल सकता है? जो होना था वो हो गया, अब आगे क्या करना है उसके बारे में सोचिए, नहीं तो गुजारा कैसे होगा? क्यों ना सेठ से कुछ पैसा लेकर फिर से फसल तैयार करें। रेखा, तुम तो जानती ही हो कि हमारे पिताजी वैसे भी सब उस बेईमान सेठ को दे दिए हैं, ना जमीन बची है और ना ही घर बचा है। ऐसे में तुम भी ऐसा बोल रही हो? इस बार क्या गिरवी रखेंगे? सेठ तो वैसे भी पैसा नहीं देता है, उसके पास कुछ ना कुछ जमा करना होता है। वैसे भी हमारी आधा बीघा जमीन बची हुई है, वो भी चली गई तो हम क्या करेंगे? इसके अलावा हमारे पास कोई चारा भी तो नहीं है जी, कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। हरिदास ना चाहते हुए भी सेठ के यहाँ जाता है। सेठ अपने घर में बैठा होता है। हरिदास पहुँच जाता है। आओ हरिदास, कैसे आना हुआ भैया? तुम तो हमें भूल ही गए। पैसों की जरूरत है, जैसा कि आप जानते हैं 4-5 दिन लगातार बरसात होने से कितना नुकसान हुआ है। हमारी सारी फसल खराब हो गई, अब फिर से फसल को तैयार करने के लिए पैसा नहीं है, इसीलिए कुछ पैसा मिल जाता तो अच्छा होता। तो हाँ हरिदास, तुम तो जैसे जानते ही हो कि हमारे पास तो कुछ सामान गिरवी रखो या फिर अपने जमीन के कागज पर दस्तखत करके मुझे दो। हाँ, हमारे पास एक और चारा है, नहीं तो इस कागज पर दस्तखत करो तो मैं तुम्हें पैसा दे सकता हूँ। हरिदास कागज पर दस्तखत करके फिर से घर की ओर चल देता है। रास्ते में गांव के हरिया चाचा मिलते हैं। क्यों हरिदास,
कहाँ से आ रहे हो भैया? बहुत परेशान लग रहे हैं, क्या बात है? सुना है कि तुम्हारी फसल इस बार खराब हो गई है। होने को कौन टाल सकता है? जैसा कि आप जानते हैं कि इस बार बरसात में हमारा बहुत नुकसान हुआ है। हमारी सारी मूंग की फसल बर्बाद हो गई, इसीलिए सेठ के यहाँ कुछ ब्याज पर कर्ज लेने गया था। वहीं अब घर जा रहा हूँ, फिर से कुछ न कुछ तो करना ही होगा। सेठ जी पूरे 10% पर ब्याज का पैसा दिया है। इस बार फिर से हरिदास खेती करता है। इस बार गेहूं की खेती अच्छी हुई होती है। जैसे ही उसकी खेती पक्के तैयार होती है, कटाई मिजाई हो जाती है, तो फिर सेठ आ पहुंचता है और कहता है, क्यों रे हरिदास, सब इस बार फसल काट लिया और बताया भी नहीं? वो तो मेरा आदमी यहीं से गुजरा, वो बताया कि हरिदास की फसल कट के तैयार हो गई है। सेठ जी, आपको फसल से क्या मतलब? फसल बेचकर मैंने जो कागज पर दस्तखत की थी, उसके अनुसार आपका कर्ज ब्याज सहित चुका दूंगा। अरे हाँ हाँ रुक, कहाँ तू आगे निकला जा रहा है? तूने लास्ट वाला पेपर तो पढ़ा ही नहीं, उसमें यही लिखा था, जो फसल तुम्हारे खेत में होगी उसमें आधा हिस्सा हमारा भी होगा और कर्ज का पूरा ब्याज लिया जाएगा। कर्ज के ब्याज में कोई कमी नहीं होगी। आखिर मेहनत का पैसा है, ऐसे ही छोड़ देंगे क्या? हरिदास बेचारा हक्का बक्का रह जाता है, क्योंकि उसने पेपर तो ठीक से पढ़ा था। उसमें लिखा हुआ था कि जमीन गिरवी है, उस गिरवी जमीन से जो कर्ज लिया जा रहा है, उस कर्ज का ब्याज 10% रहेगा। सेठ हरिदास के साथ चालाकी कर दिया। सेठ, कागज में तो ऐसी कुछ बात नहीं लिखी थी, मैंने तो कागज पूरा ध्यान से भला था। देखिए, अब आप गलत कर रहे हैं। नहीं हरिदास, कागज में तो यही लिखा था। अब तुमने नहीं पढ़ा तो इसमें मेरी क्या गलती? कागज में लिखे के अनुसार तुम्हें आधी फसल मुझे देना होगा। अगर फसल ना देना हो, मुझे अपनी जमीन दे दो। ज्यादा परेशानी हो तो इसीलिए बोल रहे हैं, दे दो, बाकी बाद में जबरदस्ती करना पड़ेगा। मेरे आदमी साथ में है ही। सेठ जी, मैं बर्बाद हो जाऊंगा, आपका कर्ज नहीं चुका पाऊंगा। सेठ जी, कुछ रहम खाइए, हम गरीब आदमी आपका कर्ज कैसे चुका पाएंगे जब आप हमारी फसल ही ले लेंगे? रहने दीजिए सेठ जी, मैं फसल बेचकर आपका पूरा कर्ज चुका दूंगा। इतने कम फसल में क्या ही होगा, घर का खर्च भी पूरा नहीं चल पाएगा। लेकिन सेठ नहीं मानता है और हरिदास की फसल में आधा हिस्सा ले लेता है। और हरिदास बेचारा क्या करता, ना देता तो सेठ के आदमी मारकर बुरा हाल कर देते। हरिदास को मजबूरी में देना पड़ा। हरिदास अपने हिस्से का अनाज लेकर घर पहुंचता है। उसकी पत्नी देखकर चौंक जाती है। क्यों जी, फसल तो बढ़िया लगी थी इस बार खेत में, काटने के बाद इतना कम कैसे हो गया? ये सही है या फिर मैं सपना देख रही हूँ? नहीं रेखा, तुम सपना नहीं देख रही हो, यही सच्चाई है। सेठ जी ने हमारे साथ धोखा किया है। मैंने जो उनके यहाँ से कर्जा लिया था, कर्ज के ब्याज के जो नियम बनाए थे, उसके अनुसार मैंने कागजात पर दस्तखत किया था। अब वो बोल रहे हैं कि उसमें ये भी लिखा था कि जो तुम्हारे खेत में फसल होगी उसमें आधा हिस्सा मुझे मिलेगा। बताओ अब मैं क्या करूँ? मैं पूरी तरह से बर्बाद हो गया हूँ रेखा, क्या करूँ? भगवान, अब बस तू ही सहारा है। ऐसे ही हरिदास को लगा कि अब तो सेठ जी का कर्ज नहीं चुका पाएंगे, अब सब बर्बाद हो गया। ऐसे ही एक दिन परेशान होकर वो जंगल की ओर चल देता है। जैसे ही घने जंगल में प्रवेश करता है, एक साधु महाराज वहाँ तपस्या कर रहे होते हैं। वो हरिदास को देखकर बोलते हैं, क्या हुआ बेटा, बहुत परेशान लग रहे हो, क्या बात है? कुछ नहीं साधु महाराज, आप जानकर भी क्या करेंगे, मेरी तो परेशानी इतनी बड़ी है कि अब उसका कोई हल नहीं है। संसार में ऐसी कोई समस्या ही नहीं है जिसके बारे में कोई हल ना हो, बस आदमी को समझने और ना समझने की जरूरत होती है। तुम बताओ तो, हो सकता है उस समस्या का समाधान मैं कर दूं। हरिदास साधु महाराज को पूरी कहानी बता देता है। साधु महाराज कहानी सुनकर हरिदास को एक मटका देते हैं, जो जादुई मटका था। लो बेटा, तुम्हारे मन में कोई खोट नहीं है, इसीलिए तुम्हें हम दे रहे हैं। तुम्हारे समस्या का समाधान अब यही है, बस इसका गलत उपयोग ना करना और ना मन में लालच नहीं करना, वरना ये मटका अपने आप गायब हो जाएगा और तुम्हारे पास जो भी है वो सभी गायब हो जाएगा। तुम जैसे हो उससे भी ज्यादा कंगाल हो जाओगे। बस इस बात का ध्यान रखना और गरीब असहाय लोगों की मदद करते रहना। तुम्हारे घर में जो भी भूखा आए उसको खाना खिलाना, ये तुम्हारी हर इच्छा पूरी करेगा। हरिदास वो मटका लेकर अपने घर पहुँचता है और अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। उसकी पत्नी ये बात सुनकर बहुत खुश होती है। हाँ ठीक है जी, लालच नहीं करेंगे और गांव में जो हमारे जैसे लोग हैं जो सेठ की यहाँ कर्ज लेते हैं, उनको अब हम मुफ्त में पैसा देंगे, जिससे वो लोग अपने से खेती कर सके और अपने पत्नी बच्चों का पेट पाल सके। हाँ शांति, तुम ठीक कहती हो, अब हम ऐसा ही करेंगे और सबसे पहले सेठ का कर्ज चुकाएंगे। हरिदास जादुई मटके से बोलकर पैसा मांग लेता है।
जादुई मटका उसे पैसा दे देता है। ढेर सारा पैसा देकर हरिदास बहुत खुश होता है और अब वो गरीबों की भी मदद करता है। एक दिन जाकर सेठ का भी पूरा कर्जा चुका देता है। सेठ इतना पैसा देखकर चौंक जाता है। हरिदास पैसा देकर घर लौट जाता है। अब इधर सेठ परेशान हो जाता है। हरिदास के पास इतना सारा पैसा कहाँ से आया? वो रातों रात अमीर कैसे हो गया और गरीबों में भी खूब सारा पैसा बांट रहा है। ऐसा ही चलता रहा तो मैं तो कंगाल हो जाऊंगा। मुझसे कोई कर्जा लेने नहीं आएगा। तुम जाकर देखो रात में ये क्या करता है। सेठ का आदमी जाकर हरिदास के घर के बाहर छिप जाता है और सब देखता है। हरिदास की पत्नी बोलती है, सुनिए जी, हमारे पास ज्वेलरी नहीं है, क्यों ना जादुई मटके से मांग ले। हे जादुई मटके, मुझे ढेर सारी ज्वेलरी दो। जादुई मटका उसे ढेर सारा गहना जेवरात देता है, लेकिन वो लोग नहीं जानते कि सेठ का आदमी ये सब सुन रहा होता है। वो जाकर सब सेठ को बता देता है। तभी मैं सोचूं कि हरिदास इतनी जल्दी अमीर कैसे हो गया। ये तो सब इस जादुई मटके के वजह से हुआ है। क्यों ना इसका मटका ही चोरी कर ले। जाओ तुम, जब वो लोग सो जाएंगे उनका मटका लेकर चले आना। फिर देखते हैं कैसे सब गांव वालों की मदद करता है। सेठ का आदमी ऐसा ही करता है। हरिदास के घर से उसका मटका उठा लाता है और सेठ को दे देता है। सेठ मटके को देखकर बहुत खुश होता है। उसके मन में लालच आ जाता है। हे जादुई मटके, मुझे इतना सारा धन दो कि मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी हो जाऊं। बड़ा बंगला हो, बड़ी गाड़ी हो, दौलत शौहरत सब हमारे पास हो। इतना कहते मुखिया का सब गायब हो जाता है। यहाँ तक कि मुखिया की हवेली भी लुप्त हो जाती है और मटका गायब हो जाता है। सेठ हक्का बक्का रह जाता है। अब सुबह होती है। हरिदास देखता है कि मटका गायब है। वह समझ जाता है कि मटके की कोई चोरी कर ले गया। फिर उसे पता चलता है कि मटका तो सेठ जी ने चोरी करवाया है, जिससे कि उनका सब गायब हो गया। उनकी पूरी जमीन बंजर हो गई, घर हवेली सब गायब हो गया। सेठ एक तरह से कंगाल हो चुका था, जिससे साफ साफ पता चलता है कि सेठ ने ही चोरी करवाई है, जिससे वह अत्यधिक गरीब हो गया। हरिदास, मैंने तुम्हारे घर से उस जादुई मटके की चोरी करवाई, जिससे मेरा सब कुछ छिन गया, मेरा बंगला, मेरी जमीन, और मैं अत्यधिक गरीब हो गया। मैंने तुम्हारे साथ गलत किया, मुझे उसका परिणाम मिला, मुझे माफ कर दो। हरिदास। इस तरह सेठ सुधर जाता है और हरिदास अब गांव का सेठ बन जाता है। इस तरह हरिदास के जीवन में परिवर्तन होता है। इसीलिए कहते हैं हमेशा गलत का परिणाम गलत ही होता है। अब हरिदास के पास घर, गाड़ी, बंगला सब हो जाता है। इस तरह आश्चर्यजनक कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।